हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक आईपीओ मार्केट में ग्लैंड फार्मा का एक आईपीओ आया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसका रिव्यू दूंगा और उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मेरे हिसाब से क्या है उसका अपॉर्चुनिटीज, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये जो ग्लैंडमार्क फार्मा का आईपीओ है, वो बिटवीन 9th नवंबर टू 11th नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। तो आज 11th नवंबर लास्ट डे है। तो आज जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स ने लास्ट डे पे ही डिसाइड करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम तक समझ जाता है, मतलब लास्ट डे तक समझ जाता है कि क्यूआईबी, मतलब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है, एचएनआईज है, उनका इंटरेस्ट कितना है आईपीओ में। तो इसलिए रिटेलर्स ने हमेशा लास्ट डे पे अराउंड 12 बजे के आसपास इन्वेस्ट कर डिसाइड करना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड फार्मा ये बहुत अच्छी एक फार्मा कंपनी है, अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है फार्मा सेक्टर का, 6,000 करोड़ के आसपास। तो थोड़ी कंपनी की बैकग्राउंड जानते हैं। ये कंपनी 1978 में फॉर्म हुई है, और इसका बिजनेस मॉडल जो है वो बी टू बी मॉडल है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कंपनियों को ये सप्लाई करते हैं। ऐसा बिजनेस टू कस्टमर इतना बिजनेस है नहीं, इनका छोटा सा ही सेगमेंट है इनके बिजनेस का, जो कस्टमर्स को कैटर करता है। नहीं तो मेजरली इनका रेवेन्यूज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में आता है। सिमिलर टू डिवीज लैब, मतलब आपको पता होगी डिवीज लैब नाम की एक कंपनी लिस्टेड है, उनका भी एक बिजनेस मॉडल बी टू बी ही है। और लास्ट 1 ईयर में डिवीज लैब ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और ये बहुत अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है लास्ट 10-15 ईयर्स में। जो ग्लैंड फार्मा कंपनी है, इनका बिजनेस क्या है, तो इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बिजनेस में है। मतलब क्या है, तो जनरली जो हम टैबलेट या ओरली दवाई या कंज्यूम करते हैं, वो एक तरीका होता है, और दूसरा होता है डायरेक्टली हमारे ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं ड्रग्स। तो बायोमेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के वजह से अभी बहुत सारी ऐसे बायोमेडिसिन आते हैं, वो डायरेक्टली हम मतलब टैबलेट की मतलब तरह से कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उनको, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते नहीं है, तो उनको डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करना पड़ता है। तो ये काफी बड़ा मार्केट है इंजेक्टेबल्स का। और अगर इसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 5 साल में नेक्स्ट ग्रोथ देखोगे, तो 12 to 15% का ग्रोथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के लिए। और इनका अगर आप कंपैरिजन कंपनी देखोगे इंडिया में, तो ऐसा एज सच कोई बिजनेस है नहीं। तो बोला जा सकता है कि ये मोनोपोली बिजनेस में है इंडिया में। 3 एपीआई फैसिलिटीज है इनकी। एपीआई फैसिलिटीज मतलब जो दवाई में एक्चुअल जो कंटेंट होता है, जिसका हमारे बॉडी के ऊपर मतलब एक्चुअल दवाई जो होती है टैबलेट के अंदर, या जो इंजेक्ट किया जाते हैं उसमें, तो उसको एपीआई बोलते हैं। और 3 एपीआई फैसिलिटीज है इनकी, और इनके 60 कंट्रीज में कस्टमर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इनका अगर आप रेवेन्यूज देखोगे, तो यूएस से मेजरली आता है अराउंड 66.7% का, जो कि ऑलमोस्ट हर एक फार्मा कंपनी का, इंडिया की फार्मा कंपनी का ऐसे ही होता है। मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है, इंडिया से 17.7% रेवेन्यू है, और बाकी सब छोटा छोटा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.8% का रेवेन्यूज है। अभी आईपीओस के बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो फ्रेश इशू है 1250 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 5229 करोड़ का। अभी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा जिनको पता नहीं है उनको बता दूंगा। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में, तो नए शेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 1250 करोड़ के। और ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जैसे कि प्रमोटर्स है, वो अपना स्टेक बेच के पैसा लेके जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो अभी इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, जब भी फ्रेश इशू ऑफ सेल होता है, तो जो करंट, मतलब जो करंट शेयर होल्डर्स है, उनका मतलब इक्विटी डाइल्यूट होता है, मतलब उनका जो इक्विटी स्टेक है वो कम हो जाता है। और ऑफर फॉर सेल के वजह से
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका इक्विटी स्टेक कम हो जाता है, लेकिन उनका वैल्यूएशन नहीं कम होता। शेयर का वैल्यूएशन जो है उनके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स का, उनका वैल्यूएशन कम नहीं होता है ऑफर फॉर सेल से। फ्रेश इशू से उनका वैल्यूएशन कम हो जाता है शेयर्स का। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फ्रेश इशू मतलब बहुत अच्छी चीज होती है कंपनी के लिए, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंस कर सकती है कंपनी, या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सपेंडिचर हो सकता है। ऑफर फॉर सेल में सिंपल है, मैं एक कंपनी मैंने फॉर्म की है, प्रमोटर हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ, मेरा स्टेक बेच रहा हूँ और वो जो पैसा है वो लेके घर घर पे लेके जा रहा हूँ। तो ऑफर फॉर सेल ऐसा होता है। तो इसमें से अराउंड 6,000 करोड़ के आईपीओ से 1250 करोड़ फ्रेश इशू है और 5,200 है ये ऑफर फॉर सेल है। अभी यहाँ पे एक कैच है, ये कंपनी के बारे में बहुत निगेटिविटी फैली हुई है रिटेलर्स में, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो क्या है वो, तो ये जो फोसुन फार्मा इंडस्ट्रियल पीटीई है, ये एक चाइनीज कंपनी है और इनके पास अराउंड 72% स्टेक है करंट, सॉरी 76% स्टेक है करंटली ये कंपनी का। मतलब ग्लैंड फार्मा के जो प्रमोटर है वो चाइनीज प्रमोटर है। तो उसके वजह से जो भी बॉर्डर पे इश्यूज चालू है, तो पैट्रियोटिक इमोशनल इश्यूज के वजह से इसके ऊपर मतलब कंपनी काफी अच्छी होने के बावजूद रिटेलर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करेंगे कि मेरा टेक क्या है। तो देखते हैं कि प्री आईपीओ मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये 74% स्टेक जो है वो चाइनीज प्रमोटर के पास है, फोसुन फार्मा कंपनी के पास है। पोस्ट आईपीओ, आईपीओ होने के बाद उनके पास सिर्फ 58% स्टेक रहेगा। और ये जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे 6% है अदर इन्वेस्टर्स, ये बढ़ के हो जाएगा 32%। तो वापिस ये स्लाइड पे आते हैं। तो अभी चाइनीज कंपनी क्या कर रही है, अपना स्टेक 16% से कम कर रही है, और बाकी भी इन्वेस्टर्स है, ग्लैंड सेल्सियस, एम्पावर ट्रस्ट, नीले ट्रस्ट, ये भी थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें इमोशनल इश्यूज लाने नहीं चाहिए। अगर आप हमें पैट्रियोटिक, एज अ पैट्रियोटिक इंडियन भी सोचता हूँ, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसका करंटली 74% स्टेक एक चाइनीज प्रमोटर के पास है। जो इंडियन मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसका स्टेक कम हो रहा है, और इंडियन लोगों का मतलब अभी इंडियन मार्केट में अगर ये लिस्ट हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द इसके शेयर होल्डर होंगे वो इंडियन होंगे। तो एज अ इंडियन हमारा स्टेक ये कंपनी में बढ़ रहा है, बढ़ेगा पोस्ट आईपीओ। तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए ये रीजन के वजह से, इमोशनल रीजंस की वजह से। ऐसा मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ये चाइनीज प्रमोटर का इसमें स्टेक है। तो ये बात मैंने बता दी, जो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चालू है ये कंपनी के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। आईपीओ डिटेल जैसे जैसे मैंने आपको बताया, 6,500 करोड़ का आईपीओ है, प्राइस बैंड 1490 टू 1500 के बीच में है। आज लास्ट डे है। और एक पॉजिटिव चीज, इसका 6 नवंबर को एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है। ये 6,500 में से अराउंड 2,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, 2,000 करोड़ के वर्थ ऑफ शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को, और टोटल 70 एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट हो चुके हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी अलॉट करती है शेयर्स आईपीओ से पहले, जिनके वजह से रिटेलर्स में और ओवरऑल इक्विटी मार्केट में कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी, मतलब आईपीओ के बारे में पॉजिटिविटी आती है, और उसका बेनिफिट होता है कंपनी को, उनको हायर सब्सक्रिप्शन मिलने में। तो आप देख सकते हो ये जो 70 एंकर इन्वेस्टर है उसमें कौन कौन है, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को अलॉट हुए हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड को अलॉट हुआ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड को अलॉट हुआ है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ऐसे टोटल 70 है। तो आप देख सकते हो जो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर चालू है कि चाइनीज प्रमोटर है तो हम ये शेयर नहीं लेंगे, चाइनीज मोबाइल हम नहीं लेते तो हम शेयर क्यों खरीदे, चाइनीज प्रमोटर यहाँ से पैसा लेके चाइना में चला जा रहा है, ये सब जो इमोशनल इश्यूज है उसको ये जो बड़ी कंपनियां होती है, मतलब म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां, उस वो नहीं देखती है। वहाँ वहाँ पे क्लियर कट कंपनी का जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, उसकी बैलेंस शीट कैसे, ये सब ही देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से इमोशनल इशू नहीं लाना चाहिए आपको। और इसका
फाइनेंशियल्स कैसे है वो देखने चाहिए, वो देखते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल्स है, मतलब इतना अच्छा आईपीओ काफी टाइम से इंडियन मार्केट में आया नहीं है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो देखते इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। अराउंड 55.2% की ग्रोथ है लास्ट 3 साल में, एवरेज ग्रोथ, CAGR ग्रोथ, ये जबरदस्त होती है। 55.2% की ग्रोथ, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतनी ग्रोथ है तो आपको देखना चाहिए कि मतलब ये कंपनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अर्निंग्स पर शेयर देखिए, ये भी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और Q1 में आप FY21 के Q1 में देख सकते हो, 3 महीने में ही 19%, 19 अर्निंग्स पर शेयर है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 क्वार्टर के हिसाब से, तो अराउंड 75 to 80 का अर्निंग्स पर शेयर होता है। तो इस शेयर प्राइस के साथ इसको कंपेयर करेंगे लास्ट स्लाइड में, इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है। तो इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब जो ये एक्चुअल बिजनेस करते हैं वहां से कैश फ्लो जो आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, 700 करोड़ का, वो भी ग्रो हो रहा है लास्ट 3 सालों से। तो बहुत पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में आती है और कंपनी कंसिस्टेंट रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड है इसका यूएस FDA के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंजेक्टेबल का बिजनेस है वो अराउंड 12 to 15% से ग्रो होगा नेक्स्ट 5 इयर्स में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये काफी अच्छी ग्रोथ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो यूएस FDA का सच निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है करंटली ये कंपनी के ऊपर। B2B बिजनेस पे ये ऑपरेट करते हैं। B2B बिजनेस का बेनिफिट क्या होता है, सेट नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर होता नहीं है आपका एज सच इतना बड़ा, B2C कंपनी जैसा सेल्स एक्सपेंडिचर होता नहीं है B2C कंपनी जैसा। तो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं B2B बिजनेस में कंपेयर टू B2C बिजनेस। इनकी R&D कैपेबिलिटीज है वो वेरी स्ट्रांग है। तो ये प्रोज है। और कॉन्स क्या है, तो इनका जैसे आपने देखा फर्स्ट स्लाइड में, अराउंड 66% जो बिजनेस आता है वो यूएस मार्केट के वजह से आता है। और यूएस FDA के ऊपर, मतलब FDA ने कुछ अलग नॉर्म ला लिया या फिर कुछ लाइसेंसिंग इशू क्रिएट कर दिया, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट ये कंपनी के ऊपर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ यूएस FDA का इशू होता है तो हर एक इंडियन कंपनी को वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनियां ये यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड, इसके जो निगेटिव चीज बोली जाएगी, इसके जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उनके पास से अराउंड 50% ऑफ द बिजनेस आता है इनको। तो हाई डिपेंडेंसी ऑन कम नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इनकी ये बिजनेस में। और थर्ड, जैसे इमोशनल इशू इंडियन लोगों के लिए, चाइनीज प्रमोटर है, प्लस इनका जो रॉ मटेरियल आता है 60% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो बहुत सारी फार्मा कंपनी का यही प्रॉब्लम है, चाइना से रॉ मटेरियल आता है। तो जो वर्ल्ड में चाइना के बारे में जो निगेटिविटी चालू है, प्लस इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चालू है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये कंपनी के ऊपर आ सकता है। अभी वैल्यूएशंस के ऊपर आते हैं। 1500 का प्राइस है, और जैसे ईपीएस देखा हमने लास्ट ईयर का ईपीएस FY20 का तो 50 है। तो 1500 को 50 से डिवाइड करोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 30 का आता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये शेयर मिल रहा है। प्लस इसकी ईपीएस ग्रोथ आप देखते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया ये स्लाइड में वापस लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग्स पर शेयर इसकी 19 है Q1 में। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 4 क्वार्टर, तो अराउंड 75 to 80 की इसकी अर्निंग्स पर शेयर हो सकती है FY21 की। फिर उसको 1500 को अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो 18-19 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, फॉरवर्ड पी आता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अगर ग्लोबल पीयर्स का वैल्यूएशन देखोगे तो रेसी फार्म एक है और लोन्जा करके है, तो ये 44 और 55 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो ये बिजनेस का अगर ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे तो करंट प्राइस पे जो 30 का पीई पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत सस्ता है। अभी मार्केट में बहुत ऐसे चालू है कि ये बहुत महंगा है महंगा है, लेकिन अगर इसकी आप अर्निंग पोटेंशियल देखते हो
तो मेरे हिसाब से ये 30 का अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत सस्ता होता है। और ये स्टॉक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, अगर ये चाइनीज प्रमोटर का नहीं होता तो इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त इंटरेस्ट होता रिटेलर्स में। ऑफ कोर्स अगर आप QIB सेगमेंट में देखते हो, FII सेगमेंट में देखते हो, तो इसमें स्टिल बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। अभी इंडियन पीएस के साथ इसको कंपेयर करते हैं, एज सच इसका कुछ कोई इंडियन पीयर नहीं है, कंपेटिटर नहीं है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो डिवीज लैब के तरह है। मतलब डिवीज लैब का भी B2B चैनल में ये बिजनेस करती है। तो इसके साथ अगर कंपेयर करते हो ग्लैंड फार्मा, तो एबिटा मार्जिन 34% है डीवीज के, और ग्लैंड फार्मा के 42% है। प्राइस टू अर्निंग देख सकते हो 49 का है डीवीज का, और करंट प्राइस पे ग्लैंड फार्मा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30। रिटर्न ऑन कैपिटल 25% है डीवीज लैब का, और ग्लैंड फार्मा का है 21%। 21% रिटर्न ऑन कैपिटल ये बहुत अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो डेट तो कुछ है नहीं, डीवीज पे भी नहीं है और ग्लैंड फार्मा पे नहीं है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसे लगता है ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, और मैं इसमें अप्लाई करूंगा मोस्ट ऑफ द, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन 12 बजे तक आज देखूंगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन होता है। अगर बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें, तो शायद मैं रुकूंगा लिस्टिंग डे तक, और लिस्टिंग के बाद डिसाइड करूंगा इसमें, मतलब लिस्टिंग डे के बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जस्ट बिकॉज वो चाइनीज प्रमोटर की है। और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि चाइनीज प्रमोटर का स्टेक कम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इतनी अच्छी कंपनी में इंडियन लोगों का स्टेक अगर बढ़ेगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमें ही होगा एज ए इंडियन। तो वो इमोशनल इश्यू को सबसाइड रख के इसको देखना चाहिए। एक्सेलेंट कंपनी, एक्सेलेंट अर्निंग विजिबिलिटी, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काफी बड़ा इंटरेस्ट है। अगर ये स्टॉक ये जो चाइनीज प्रमोटर के इशू के वजह से डिस्काउंट पे लिस्ट होता है, तो और मतलब इसमें बहुत अच्छा वैल्यू जनरेट होगा। और ऐसा अगर होता है, मैंने सब्सक्राइब कर लिया इसको और मुझे शेयर्स मिल गए और ये डिस्काउंट पे लिस्ट होता है, तो मैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली और खरीदूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरा टेक है। लेकिन आपके कॉन्शियस से ही इन्वेस्ट कीजिए। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया है ये मेरा स्टडी है। हर एक का वैल्यू, जो ये टर्म है, वो वैल्यू का डेफिनेशन हर एक का अलग होता है। मेरे स्क्रीनर में इसमें बहुत अच्छा वैल्यू है, लेकिन आप खुद का डिसीजन लीजिए, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। ये मेरा आपको सलाह रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती है वो मैं आप तक लाते रहूंगा, आप देख सकते हो। और मेरा एक फेसबुक पे क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कैसे सब्सक्राइब करना है, आप मुझे मेरे पर्सनल फोन पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। उसका एक पेड ग्रुप है वो, तो उसकी एक फीस है, तो वो कितनी फीस है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे। आपको अगर इंटरेस्ट है वो ग्रुप का पार्ट होना, वो ग्रुप में आपको काफी सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो जनरली CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल पे डिस्कस नहीं होते। वो अपॉर्चुनिटीज में आप अच्छी तरीके से पैसा बना सकते हो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपसे बात करते रहूँगा। थैंक यू।